वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। मांग के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि मांग और कीमत में दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक जाता है उत्तर तो दूसरा जाता है दक्षिण। मतलब यह हुआ कि वस्तु की मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है, बट कीमत में चेंज होने पर जरूरी नहीं कि मांग हमेशा एक समान ही इफेक्टेड हो। मतलब भाई कीमत इतनी बढ़ी तो जरूरी नहीं कि मांग इतना ही कम हो, यह या तो इतना हो सकता है कम या फिर ज़्यादा हो सकता है कम। मतलब ये इफ़ेक्ट जो है कीमत के बढ़ने का वो हमेशा एक समान नहीं होता है। मान लो कि नमक की कीमत बहुत बढ़ जाए, 10 रुपये से 50 रुपये में हो जाए, तो क्या करेंगे? हम अपनी मांग भी इतना ही कम कर लेंगे। भाई नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं, ये तो कर नहीं सकते कि बिना नमक के सब्जी दाल बनाने लगे। अब मान लो घर में नई एंड्रॉयड टीवी लाने का प्लान हो, ठीक है, आप सब खुश हैं कि भाई इस बार तो एंड्रॉयड टीवी दिवाली में आ जाएगी, लेकिन उसकी कीमत मान लीजिए किसी वजह से भी बढ़ जाए, तो क्या होगा? टीवी का प्लान हो जाएगा पोस्टपोन, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं कि कोई कार्य रुक जाए उसके बिना। भाई इस साल नहीं आई, अगले साल आ जाएगी, इसके बिना कोई कार्य नहीं रुक रहा, ये हमारे लिए इतनी नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि मांग इसकी क्या है, इसकी कीमत बढ़ी तो इसकी मांग बहुत नहीं हम कम कर सकते, लेकिन यहाँ कीमत बढ़ी तो इसकी मांग तो हम लगभग बंद ही कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। यही पता करने के लिए हम मांग की कीमत लोच का सहारा लेते हैं। मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मकता यानी कि रिएक्शन की माप है। और इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल उस वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। यानी मांग की कीमत लोच क्या हुई? वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसे हम फॉर्मूले के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं कि ईडी यानी कि मांग की लोच जो है वह डेल क्यू बटे क्यू गुणे 100, यानी इसमें प्रतिशत परिवर्तन, और कीमत जो डेल पी बटे पी गुणे 100, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्यू बटे क्यू पी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये जहाँ पे जो डेल पी है वो क्या है? वस्तु की कीमतों में परिवर्तन है, यानी P2 अगर P1 से P2 हो गया तो P2 माइनस P1 की कितना परिवर्तन हुआ, और डेल क्यू वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। केला मान लीजिए है, और केला की जो पुरानी कीमत है P1 है वह है 5 रुपये प्रति केले, जो कि बढ़कर के P2 हो जाती है 7 रुपये प्रति केले, और क्वांटिटी जो Q1 है, मांगी गई जो मात्रा है वो पुरानी है वो 15, और जब ये P2 बढ़ती है मतलब कीमत जब बढ़ जाती है तो ये घट के हो जाती है 12, यानी कि 12 यहाँ पे Q2 है। तो यहाँ पे हम मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जब देखते हैं तो डेल्टा Q का मतलब होता है Q2 माइनस Q1 बाई Q1 गुणे 100। ये हमारा होता है कि प्रतिशत परिवर्तन है, इसलिए 100 का करते हैं। यहाँ पे हम जब सारे आंकड़ों को रखते हैं यहाँ Q1 Q2 के, तो हम यहाँ देखते हैं क्या होता है कि 12 माइनस 15, भाई यहाँ Q2 12 है और 15 और बटे Q1 यानी कि 15 गुणे 100। जब हम इसे सॉल्व यहाँ करते हैं तो -20 आता है हमारा। दूसरी तरफ बाजार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है तो इसे भी हम लिख सकते हैं डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? P2 माइनस P1 बटे P1 गुणे 100, और यहाँ पे जब दिए हुए आंकड़ों को रखते दिए हुए नंबरों को रखते हैं तो P2 हमारा कितना है? 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और बटे 5 गुणे 100 प्रतिशत परिवर्तन है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं हम यहाँ तो यहाँ आता है 40। इसका मतलब ये होता है कि जब केलों की कीमतें 40% बढ़ती हैं तो केलों की मांग 20%
घट जाती है, माइनस का चिन्ह यानी घट जाती है। यहाँ पर मांग की कीमत लोच जो है वो मांग की कीमत लोच का सूत्र हमने बताया ही था कि मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन और बटे कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देखते हैं मांग की कीमत लोच क्या होगी, 20/40 जो कि प्रतिशत में आया था। इसको हम यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है। तो यहाँ मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है -2 था, मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन यानी 40 से क्या है, कम है। 40 से ये मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन है वो कम है। तो हमारा जो मांग की कीमत लोच है वो कितनी आती है, यहाँ पे देखिए 0.5 आई है। 0.5 यानी कि ये क्या है, 1 से कम है। तो यहाँ पे क्या है, इकाई से कम लोच आती है। मांग की कीमत लोच इकाई से कम आती है। कब, जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। इसको हम क्या कहते हैं कि मांग क्या है, बेलोचदार है। जब 1 से कम आती है, 1 से कम होती है, तो हम उसे कहते हैं कि मांग हमारी क्या है, वस्तु की मांग बेलोचदार है। बेलोचदार का मतलब यह होता है कि यह अनिवार्य वस्तुओं के लिए ये होता है। जैसे कि नमक है आपका, कि कीमत भले ही कितनी भी बढ़ जाए, हम उसका जो डिमांड है वो बहुत कम नहीं कर सकते हैं। ये अनिवार्य और ज़रूरत की चीज़ों के लिए होता है। वस्तु की जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। पहला, इकाई से कम मांग लोच, इकाई के बराबर मांग लोच, इकाई से ज़्यादा मांग लोच, शून्य के बराबर मांग लोच और अनंत मांग लोच। अब चलिए देखते हैं कि ये जो मांग लोच अलग अलग है वो किन किन वस्तुओं के मांग के हिसाब से होती है। ये लोच जो है किन किन वस्तुओं को रिफर करती है। पहला है इकाई से कम मांग लोच यानी बेलोच मांग। भाई देखिए, बेलोच मांग का मतलब होता है इलास्टिसिटी उसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जैसे कि आपका रबड़ होता है, एक इलास्टिक रबड़ होता है, तो जितना खींचिए वो खिंच जाता है, यानी कि एडजस्ट हो जाता है। जहाँ भी उस रबड़ बैंड को लगाते हैं वहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो मांग का भी यही है, इलास्टिसिटी। यानी बेलोच मांग यानी कि इसको खींचा नहीं जा सकता, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए, नेसेसरी जो थिंग्स होती हैं, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारी आम जिंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। उसे हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते उसकी डिमांड, वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी ही होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्या होता है, हमारी मांग जो होती है वो बेलोच होती है। यानी कि हम प्राइस बढ़ने पे अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी कम नहीं करते, थोड़ी बहुत हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। इकाई से कम मांग लोच जो होती है उसका मांग वक्र कैसा होता है, बहुत खड़ी ढाल का होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए कि प्राइस P है और इसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी यानी मांग जो की गई है वस्तुओं की वह Q है, और यहाँ प्राइस बढ़ के P1 हो जाती है। यहाँ प्राइस बढ़ी है इतने भाग पे, P से P1। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है इसके अकॉर्डिंग कम जो होती है वह Q2 होती है। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आपको ग्राफ देखकर ही लग रहा होगा कि Q से Q2 बहुत कम है P से P1 से। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि प्राइस में जितनी बढ़त हुई, जितनी वृद्धि हुई, उससे कम कमी हुई मात्रा में, मांगी गई मात्रा में। यानी कि यहाँ पे इकाई से कम है मांग लोच। यहाँ पे इसको सिंबल के तौर पे हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि मांग लोच इज लेस देन 1। कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे कि टीवी, सोफ़ा, कार, इस तरह की और भी कई लग्जरी आइटम्स होते हैं। ये कब हम खरीदते हैं, जब हमारे पास भैया इनकम एक सीमा से ज़्यादा होने लगे, यानी हमारे पास बहुत से पैसे हो जाएं, हम अमीर हो जाएं या फिर हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उसके बाद जब पैसा बचता है तो हम क्या करते हैं कि भाई पड़ोसियों की देखा देखी या फिर जो समाज में चल रहा है उन चीज़ों को अपडेट होने की कोशिश करते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से हम लग्जरी
लग्जरी आइटम्स जैसे टीवी, सोफ़ा, कार, बड़ा मकान या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे ज़्यादा वो बेटर स्थिति में, जैसे आपके पास कैमरा है तो हम और अच्छा महंगा कैमरा, तो ये लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उसके लिए हमारी मांग कैसी होती है भाई? उसके लिए हमारी मांग होती है इकाई से ज़्यादा, यानी लोचदार मांग। लोचदार मांग का मतलब फिर वही रबड़ इलास्टिक से हम करें, अगर रबड़ की इलास्टिसिटी जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे हमारी डिमांड भी जो है इलास्टिक की तरह खींचती है, यानी कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा स्लोप का होता है। ये जो इसका डिमांड कर्व होता है ज़्यादा स्लोप का होता है। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि हमारा जो P है वो यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग हमारा Q यहाँ है, यानी कि OP कीमत पे हम OQ मांग कर रहे हैं। मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है और P1 हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग हम Q जो है यहाँ पर Q1 कम करते हैं। यहाँ भी आपको ग्राफ में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एरिया है वह इससे बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी कीमत में वृद्धि हुई उससे बहुत ज़्यादा मांग में कमी हुई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? P1 इज़ लेस देन Q1। यहाँ पे इकाई से ज़्यादा मांग लोच है। लोचदार मांग में क्या होता है कि मांगी गई मात्रा जो होती है वह बहुत ज़्यादा घट जाती है थोड़ी सी कीमत भी बढ़ने पे, और ये विलासिता की वस्तुएं लग्जरियस आइटम में होता है, जिसकी मांग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता, जिसकी मांग को हम शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ वस्तुएं सामान्य होती हैं जैसे कि टी, शुगर, स्पाइस, एग और भी ऐसे यूज की चीज़ें होती हैं जो कि सामान्य होती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इनकी दाम बढ़ता है जितना, उस हिसाब से हम उसकी डिमांड भी कम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी डिमांड को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती और बहुत कम भी प्रभावित नहीं करती। अब ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि प्राइस P है और इसके अकॉर्डिंग हमारी मांग जो है वह Q है। प्राइस अगर बढ़ कर के P1 हो जाती है तो यहाँ पे हमारी मांग जो है वो घट के Q1 हो जाती है। यहाँ भी आपको देखने से लगभग समझ में आ रहा होगा कि ये जो मात्रा है हमारी P1 की मात्रा है वह Q1 के बराबर है। यहाँ पे P1 बराबर है Q1 के। यहाँ पर जितना ही प्राइस बढ़ेगा उतना ही हमारा जो मांग है, मांगी जाने वाली मात्रा है, वो घटेगी। देखिए भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जैसे हमारी दवाइयाँ हुई, वाटर, सॉल्ट, ऐसे भी और भी कई चीज़ें होंगी जिनके लिए हमारी मांग जो है भैया हम उसको बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बीमारी है किसी को, तो क्या वो दवा नहीं लेगा? दवा लेगा वह। वाटर, पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता। सॉल्ट भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह और भी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमारी मांग जो होती है वह पूर्णतः लोचहीन होती है। ईडी 0 के बराबर होता है, यानी कि कीमत बढ़ने का प्रभाव इस पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। यहाँ अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल लाइन होता है। यहाँ पे मांगी जाने वाली मात्रा है। यहाँ पर हम देखते हैं कीमत और यहाँ मात्रा मांगी जाने वाली। तो मांगी जाने वाली मात्रा P प्राइस पे, मान लीजिए प्राइस P है पर Q है, और P1 अगर इसका दाम बढ़ भी जाता है फिर भी इसकी मांगी जाने वाली मात्रा Q है, या घट भी जाता है अगर P2 तो भी इसकी मांगी जाने वाली मात्रा जो है वह एक समान ही रहेगी। भाई ऐसा तो नहीं कि हाँ कीमत कम हो गई तो हम खूब सारी दवाइयाँ लेकर खा लें, खूब सारा पानी पी लें और नमक ही नमक खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर दाम बढ़ गया तो भी हम इसे इसे हम कम नहीं कर सकते बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शून्य मांग लोच, पूर्णतः लोचहीन मांग बहुत ही नेसेसरी थिंग्स के लिए होती है। पांचवा और लास्ट हमारा आता है अनंत मांग लोच, यानी कि मांग की लोच क्या है? अनंत है। ये पूर्णतः लोचदार मांग होती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मान लीजिए हमारा पेट्रोल
पेट्रोल की जो कीमत होती है वो केवल सरकार ही तय करती है। हमारी मांग बहुत ज़्यादा अगर पेट्रोल के लिए हो जा रही है तो ऐसा नहीं कि उसका दाम बहुत बढ़ जाएगा, या हमारी मांग बहुत कम हो जाए तो घट जा रहा है। वो सरकार तय करती है कि पेट्रोल का दाम इतना, वो समय समय पर उसे मॉडिफाई भी करती है। तो यहाँ पे अनंत मांग लोच कुछ चीज़ों के लिए होता है जिसकी प्राइस हमारे मांग पे डिपेंड नहीं होती है। यहाँ ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बिल्कुल लिटा हुआ एक लाइन होता है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन होता है। यहाँ पे कीमत हमारी P है और इस पर डिमांड मान लीजिए कि Q है। हमारा डिमांड बढ़ के Q2 इस पे हो सकता है और Q1 हो सकता है और इससे कम ही हो सकता है Q2। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड है वो घटता बढ़ता रहे, इससे इस प्राइस को कोई फ़र्क नहीं। और ये प्राइस, इतनी ही प्राइस पे हमारी जो मांग होती है हमारी आवश्यकता के हिसाब से घटती बढ़ती है। मान लीजिए भैया आपके पास साइकिल थी और आपने क्या ले ली, एक बाइक ले ली। बाइक के बाद आपने कार ले ली। तो यहाँ पे क्या है, आपकी मांग पेट्रोल के लिए बढ़ रही है ना, लेकिन प्राइस जो सरकार ने तय की है वही है। हाँ, इसे मॉडिफाई सरकार करती है। अगर P ऊपर को चला जाए फिर भी हमारी मांग जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है। तो अनंत मांग लोच, पूर्ण लोचदार मांग का जो मांग वक्र होता है वह पूर्णतया लेटा हुआ एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है।